गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है विजुअल कम्युनिकेशन। इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, फिलॉसफी, इम्पोर्टेंस, ज़रूरत, एप्लीकेशन, लेटेस्ट डेवलपमेंट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, इम्पोर्टेंस ऑफ मोनोक्रोम, ज्योमेट्रिक शेप्स एंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन की मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी फ़िलॉसफी। विजुअल कम्युनिकेशन एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का या किसी आइडिया का जो है ट्रांसफ़र करने का तरीका है, जिसमें सिंबल्स और इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेन जो 3 टाइप के कम्युनिकेशन हैं उसके अंदर इसका भी भागीदारी है। जैसे एक वर्बल कम्युनिकेशन है, बात करना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टोन, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, और इसके साथ तीसरा जो है विजुअल कम्युनिकेशन है। इसके अंदर साइंस, ग्राफिक डिज़ाइन, फ़िल्म, टाइपोग्राफी और बहुत सारे तरह के चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम विजुअल कम्युनिकेशन की हिस्ट्री की बात करें तो ये आपने सुना होगा, केव पेंटिंग्स वगैरह जब शुरू हुई थी तो बहुत पुरानी है और तब से विजुअल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस में है। ये आइडियाज़ को कन्विंस करने का और एक ऐसा तरीका है जिसको कि आप पढ़ के और देख कर के आपको आइडियाज़ क्लियर हो जाती हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखे होंगे कि उसके अंदर बहुत सारे तरह के कार्टून्स बनाए जाते हैं। तो कार्टून भी एक तरह का विजुअल कम्युनिकेशन ही है। वो अपने आप कार्टून को देख के आपको पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। इसके अंदर साइंस, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिज़ाइन, इलस्ट्रेशंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज़ का इस्तेमाल करके जो नई-नई चीज़ें बनाई जाती हैं, ये सब इसके अंदर आती हैं। अगर हम इसकी फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ही ओल्ड फॉर्म का कम्युनिकेशन है। ये लगभग जो है 40,000 साल पुरानी तक जब केव पेंटिंग शुरू हुई थी तब से विजुअल कम्युनिकेशन प्रकाश में आया था। लेकिन ये पता नहीं चला कि उस टाइम पे ये पेंटिंग्स का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता था। और उसके अलावा जो है जो पेंटिंग्स बहुत सारी दिखाई गई हैं उसमें एनिमल्स के, लैंडस्केप्स, सैक्रेड प्लेसेस के अलग-अलग तरह से रिप्रेजेंटेशंस दिए गए हैं। सोसाइटी जिस तरह से धीरे-धीरे एडवांस करती गई, उसी की तरह से लोगों को जो है और भी ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए विजुअल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि पहले हर जगह पे हर लैंग्वेज अलग-अलग हुआ करता था। तो जब भाषाओं का एक आदमी को अगर पता नहीं है तो विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से आप उसको कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें कि किसी कंट्री में, अगर फॉरेन कंट्री में आप जाते हैं, आपको एक पेड़ खरीदना है, तो आप पिक्टोग्राम जो है मनी साइन का और ट्री का दोनों अगर साथ में लगा देंगे तो फिर वो दिखाएगा कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ को खरीदने में है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस और आवश्यकता क्या है विजुअल कम्युनिकेशन की। विजुअल कम्युनिकेशन इमेज एस्पेक्ट्स की तरफ ही देखता है और इमेजेस जो इंटरप्रिटेशन करना होता है, इसका मीनिंग समझना और इसके अलग-अलग तरह के डबल डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग, जितनी तरह की मीनिंग के उसको जो है एनालिसिस के माध्यम से हम उसको समझते हैं। और जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें जो है कुछ पर्सपेक्टिव्स देखी जाती हैं। उसमें सबसे पहला आप बात करें तो पर्सनल पर्सपेक्टिव है। व्यूअर का अपना ओपिनियन होता है किसी इमेज का, उसका पर्सनल थॉट के ऊपर, तो उसको हम बोल सकते हैं पर्सनल पर्सपेक्टिव। इसके अलावा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इमेज व्यू को जो है किस तरह से उसका हिस्ट्री क्या है, उससे जब हम रिलेट करके उसके ऊपर बात करते हैं और एनालिसिस करते हैं तो उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बोला जाता है। इसी तरह से टेक्निकल पर्सपेक्टिव, इमेज का जो है लाइट, पोजीशन और उसका प्रेजेंटेशन जिस तरह से जो दिया जाता है उससे उसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आ जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें एथिकल पर्सपेक्टिव की, तो जो इमेज का मेकर है वो मॉरली और एथिकली जो है इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस तरह से उसने ऐसी इमेज बनाना है कि जिससे सोसाइटी के अंदर कोई गलत तरह का कोई मैसेज ना जाए।
नेक्स्ट है कल्चरल पर्सपेक्टिव। कल्चरल पर्सपेक्टिव इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी सिंबल्स का आइडेंटिफिकेशन, उसकी आइडेंटिटी किसी चीज़ को बना दिया जाता है किसी कल्चर के साथ, तो वो कल्चरल पर्सपेक्टिव में आ जाता है। नेक्स्ट है इसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि अगर आप किसी इमेज को जो है क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, तो उससे आपको जो है क्रिटिक्स उसमें अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव निकालते हैं। और ये एक्चुअली देखा जाए तो ये थोड़ा सा ही डिफ़र करता है पर्सनल पर्सनल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो है क्रिटिक्स जो होते हैं वो सब उनके व्यूज़ अपने अपने पर्सनल व्यूज़ ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल, एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को विजुअल एड की तरह से जब इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जब हम स्पीच वगैरह में या कहीं किसी से कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें उस ऑब्जेक्ट को जो है हम जब दिखाते हैं, तो उसके लिए हम विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो ऑडियंस उसको अच्छी तरह से समझ पाती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनको जो है दिखाना और समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। बड़े ऑब्जेक्ट को जहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं वहाँ पे लेके आना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है मॉडल्स। मॉडल्स जो है किसी भी चीज़ का जब मॉडल टाइप में बना देते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है, बट उसका साइज़ वगैरह चेंज हो सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि एक्चुअल आइटम को कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कैसा है, वो लाने की कंडीशन में है या नहीं, तो उस चीज़ को लाना मुश्किल होता है, लेकिन मॉडल्स बहुत आसानी से उसके बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि रियलिटी जो एक्चुअल होती है उससे कहीं कहीं मॉडल कभी कभी डिफ़र कर जाते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लें, तो ह्यूमन बॉडी किसी डम्मी से जो है उसके अंदर का जो टोटल सिस्टम है सारे उनको हम नहीं बता सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसकी साइज़ इतनी बड़ी है कि उसको हम एक्चुअल मॉडल में नहीं दिखा सकते। अब हम बात करते हैं ग्राफ्स की। ग्राफ्स का भी इस्तेमाल किया जाता है विजुअलाइजेशन जो है देखने के लिए, अलग अलग क्वांटिटी कौन सी कितनी है उसको दर्शाने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफ कई तरह के होते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ और स्कैटर ग्राफ, स्कैटर प्लॉट। इसके फ़ायदे ये हैं कि ऑडियंस को स्टैटिक्स को समझने में आसानी से जो है ये मदद करता है, और इससे ऑडियंस के ऊपर बहुत जल्दी जो है इम्पैक्ट आता है। लेकिन नुकसान ये है कि ये बहुत ज़्यादा, जब जितना ज़्यादा डेटा इसके अंदर डालते जाएंगे उतना ज़्यादा ये क्लटर होता जाएगा, और फिर इसको जो है ऑडियंस को समझने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। नेक्स्ट है मैप्स। मैप किसी भी ज्योग्राफिक एरिया को दिखाते हैं। जब हम स्पीच कोई करते हैं उसके अंदर जब मैप दिखाते हैं, तो हम जो भी इंटरेस्ट का एरिया है उसको हम जो है मैप के माध्यम से दिखाते हैं, ताकि ऑडियंस जो है उसको चीज़ों को समझ में आ जाए कि हम किस एरिया के बारे में कैसे बात कर रहे हैं और वो एरिया देखने में एक्चुअली कैसे लगता है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि मैप के साथ चीज़ों को जो है कोरिलेट करना बहुत आसान हो जाता है, और इसके नुकसान ये हैं कि मैप पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का फोकस भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है टेबल्स। टेबल में कॉलम, रो और कॉलम्स की मदद से टेबल बनाया जाता है। इसमें हम बहुत सारे तरह के डेटा डाल सकते हैं, और उससे जो है पब्लिक को, जो भी ऑडियंस है, उसको हम पूरा डेटा जो है उसको समझा सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि गुड टेबल्स जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, और साथ में जो है पूरा डेटा लोगों को सामने रखने में बहुत मदद करती हैं। इसके नुकसान ये हैं कि टेबल्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं और आई के लिए प्लीजेंट नहीं होते हैं, और इसकी वजह से आपको जो आप बता रहे हैं उसमें इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो सकता है लोगों का। नेक्स्ट इज़ फ़ोटोग्राफ्स। अभी फ़ोटोग्राफ के फ़ायदे की बात करें अगर, तो फ़ोटोग्राफ्स किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बहुत ही अच्छा टूल होता है। और आप जब किसी को समझाते हैं तो फ़ोटोग्राफ के माध्यम से जब आप उसको पिक्चर से दिखाते हैं, तो फिर उससे लोगों को समझने में और आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे कि आप किसी हेल्थ क्लास में अगर किसी चीज़ के बारे में, कोकेन के बारे में बता रहे हैं,
कोकेन को एक्चुअली तो आप लाना इलीगल है, लेकिन अगर आप उसकी फ़ोटो पब्लिक के सामने लाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कोकेन कैसे दिखता है और लोगों को समझने में आसानी हो जाती है। नुकसान ये है कि कभी कभी जो है फ़ोटोज़ दिखाने से इनसे लोगों के बीच में डिस्ट्रैक्शन भी होता है, और फ़ोटोग्राफ्स जो है बहुत ही एक्सपेंसिव टूल भी हो सकता है। अभी हम बात करें ड्राइंग और डायग्राम की। ड्राइंग के ये फ़ायदे होते हैं कि ड्राइंग डायग्राम जो है इनको फ़ोटोग्राफ्स अगर एग्जैक्ट चीज़ों को नहीं दिखा पा रहे हैं तो उसको ड्राइंग के माध्यम से आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे एक्सप्लेन करना आपको काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन नुकसान ये है कि अगर वो सही तरीके से ड्रा नहीं किया गया है तो फिर इसका जो है उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अब हम बात करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है। तो पहले तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो विजुअल कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, वो दो तीन मॉडल्स हैं। सबसे पहले जो है हॉर्नेट्स मॉडल। इसके अंदर वर्बल लैंग्वेज को फंडामेंटल फोकस की तरह से ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के लिए जो है इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है। रोएस एंड कीज का मॉडल है। उन्होंने नॉन वर्बल लैंग्वेजेज, पिक्टोरल, एक्शन और ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना मॉडल क्रिएट किया था। इसी तरह से नेल्सन मिडवैन का जो है इनका ये कहना था कि पिक्चर जो है रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उसी चीज़ को कोई भी लैंग्वेज रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन एक इंटेंशनल कम्युनिकेशन है, जिसमें साइन सिग्नल्स को इस्तेमाल करके सिंबल के माध्यम से जो है ट्रांसमिट किया जाता है। ये इंटेंशनल और स्ट्रेटजिक मैनिपुलेशन, डिस्प्लेस को मैनिपुलेट करने का भी काम करता है। अगर हम डिफरेंस देखें दोनों का, वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन के बीच में, तो वर्बल कम्युनिकेशन जब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो ये प्राइवेट और रिस्ट्रिक्टेड इसको कहा जाता है। इंटरपर्सनल को वन टू वन के बीच में, दो आदमियों के बीच में कम्युनिकेशन को बोला जाता है। इसी तरह से ग्रुप कम्युनिकेशन, जो स्मॉल ग्रुप कन्वर्जेशन होते हैं, वो दो लोगों से ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन पब्लिक कन्वर्जेशन है उसमें लार्ज ग्रुप कन्वर्जेशन को बोलते हैं। इसी तरह से हम विजुअल कम्युनिकेशन में अगर देखें, आइडेंटिफिकेशन, पिक्चर, लेबल, सिंबल से आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है। इंफॉर्मेटिव, चार्ट, शीट्स, डायग्राम है, इनसे जो है इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इंस्ट्रक्शनल अगर हम बोलते हैं तो वर्क इंस्ट्रक्शंस को, और इसके अलावा ये प्लानिंग वगैरह के लिए विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन विजुअल कम्युनिकेशन के टाइप क्या हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे चाक बोर्ड या वाइट बोर्ड। चाक बोर्ड या वाइट बोर्ड बहुत ही यूजफुल विजुअल एड होता है। जब कोई भी किसी को कोई चीज़ बताना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, समझाना चाहता है, तो वाइट बोर्ड या चाक बोर्ड का इस्तेमाल करता है। इससे आप जो है उसका मॉडल्स, पिक्चर्स और जो भी डेटा होती हैं उनको उसके अंदर लिख करके और साथ में उसके साथ बता के अच्छी तरह से आप पढ़ा सकते हैं। इसी तरह से पोस्टर बोर्ड, जिस चीज़ों को आप जो है वहाँ पे चाक बोर्ड में ड्रा नहीं कर सकते हैं या ज़्यादा डिटेल्स होते हैं या उनको बनाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आप पोस्टर बोर्ड भी बना करके उसको अच्छी तरह से पहले से प्रिपेयर करके टेप से वॉल में चिपका के या फिर सामने खोल करके आप अच्छी तरह से उसको लोगों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड आउट या मेमो। डिटेल्स जो आप उसी तरह तुरंत नहीं दे सकते हैं और लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, तो उनको हैंड आउट के माध्यम से आप जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके भी, जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है स्पेशली, तो आप जो है उनको दे सकते हैं, जिससे लोग उसको अच्छी तरह से ज़्यादा देर तक उनके पास रिमेंबर हो सके और वो डेटा हमेशा अवेलेबल हो सके। हालांकि हैंड आउट को जो है डिस्ट्रैक्टिंग भी माना जा सकता है, अगर आप जो है अपने लेक्चर के बीच में ही दे रहे हैं तो, क्योंकि ऑडियंस जो है उसका अटेंशन उसके ऊपर चला जाएगा, वो उसको खोल के देखना शुरू कर देगा और आपके लेक्चर में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो एक्सर्ट्स, वीडियो जो है बहुत ही अच्छा विजुअल ग्रेड ऐड का काम करता है और अटेंशन सीकर का भी काम करता है, लेकिन वीडियो जो है एक्चुअल स्पीड का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। इसलिए जब कभी भी आप अपना एक्चुअल स्पीच कुछ बता रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो उस टाइम पे आप वीडियो जो भी दिखाएं उसमें या तो जो है ऑडियो को बहुत वॉल्यूम को लो करके रखें या फिर उसके वॉल्यूम को बिल्कुल बंद ही कर दें, ताकि जो आप बताएं उसको वीडियो के माध्यम से लोगों को समझने में आसानी हो सके। कोशिश करना चाहिए कि बहुत ही छोटे वीडियो या बहुत ही शॉर्ट क्लिप्स ही ओनली दिखाने चाहिए।
अब प्रोजेक्शन इक्विपमेंट की अगर बात करें तो बहुत तरह के आजकल प्रोजेक्टर्स आ गए हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर प्रोजेक्टर्स, ये सारे के सारे जो है जो पावर पॉइंट्स वगैरह हैं, इनको सबको जब प्रोजेक्शन के माध्यम से हम क्लास में जो है एज ए ट्रेनिंग ऐड कंडक्ट करते हैं, तो ये जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है। कंप्यूटर असिस्टेड स्लाइड प्रेजेंटेशंस, ये भी वही है बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह से, या फिर और भी तरह के बहुत प्रेजेंटेशंस होते हैं सॉफ्टवेयर, तो उनकी माध्यम से जब हम प्रेजेंटेशन और स्लाइड पढ़ाते हैं तो उसको यही बोला जाता है। अभी हम विजुअल कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है इसको समझते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को हम कंडक्ट करते हैं तो फिर उसमें विजुअली इसको इस्तेमाल अगर करेंगे तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि किसी चीज़ को समझाने में जितना टाइम लगता है उसमें काफ़ी टाइम की बचत होती है, क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, कंसिस्टेंसी इससे मिलती है, और रिटेंशन इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की आपके माइंड के अंदर ज़्यादा देर तक उसको इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की क्षमता बढ़ती है। ये एक सिंपल, फ्लेक्सिबल और इफ़ेक्टिव है, तो इसलिए जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। डिजिटल एज में अगर हम बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन जो है इसको बोलते हैं, जब डिजिटल डिवाइसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं तो उनको हम डिजिटल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर हम डिजिटाइजेशन की बात करें तो इसकी हिस्ट्री 1963 में एडवर्ड ई जैक ने बेल लैब्स में सबसे पहला कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाया था अपने डेवलपमेंट को दिखाने के लिए। उसके बाद 76 में कंप्यूटर ग्राफिक्स इनकॉर्पोरेट की गई थी मोशन पिक्चर्स में, और इसमें बहुत ही बड़े बड़े इमेजेस को भी जो है छोटे छोटे सिंपल ग्राफिक फॉर्म में तोड़ करके उसको इस्तेमाल किया गया था। अब हम फ्यूचर का बात करें अगर विजुअल कम्युनिकेशन की, तो विजुअल कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में सोसाइटी में जो भी चीज़ें आप कोई भी चीज़ किसी को बताते हैं तो उसके अंदर आप विजुअल कम्युनिकेशन का पक्का इस्तेमाल करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमंस को इमेजेस देख करके रिस्पॉन्ड करना आसान होता है, और हमारा माइंड जो भी है होता है, हमारा माइंड भी किसी वर्ड को नहीं मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, जबकि वो इमेजेस के फॉर्म में स्टोर करता है। इसलिए इमेजेस के साथ कोरिलेट करना, उसको आसानी से समझना और रिटेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। विजुअल कम्युनिकेशन बिजनेसेस में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। उनको अपने इथोस को इम्प्रूव करने में, क्लाइंट्स के साथ इंगेज होने में काफ़ी मदद करता है। और इसके अलावा ये डिसीजन मेकिंग में भी बहुत आसान, क्योंकि सारे डेटा सबको जब प्रोवाइड हो जाते हैं तो आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है, और इसमें लर्निंग और डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा है। अभी हम डिज़ाइन के एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो डिज़ाइन में कलर होती हैं, लाइन होती हैं, शेप्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, स्पेस होते हैं, ओवरलैपिंग, शेडिंग, पर्सपेक्टिव लीनियर होता है, इसमें लीनियर पर्सपेक्टिव और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, साथ में फॉर्म्स। तो इन सब चीज़ों को हम जो है इसमें डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन के प्रिंसिपल के बारे में अगर हम बात करें तो डिज़ाइन के प्रिंसिपल जो है ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, जो चीज़ों को मिला करके एक डिज़ाइन के रूप में तैयार करते हैं। इन प्रिंसिपल को जो है किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसी डिज़ाइन का सक्सेस होना जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिज़ाइन के में बहुत ही आसान हो जाता है लोगों को आइडेंटिफाई करना, और अच्छा प्लीजिंग कंपोजिशन बनाना बहुत आसान हो जाता है। कंट्रास्ट, पैटर्न और स्पेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, और ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये 2 डायमेंशनल आर्ट फॉर्म को क्रिएट करने में काफ़ी मदद करती हैं। टॉप 7 डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। यूनिटी ऑब्लिक हार्मनी। यूनिटी का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स या जितने कंपोनेंट वो जो है एक वे में ही सारे दिखाई पड़ें। अगर एकदम सेम नहीं भी हो सकते हैं तो फिर वो जो है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली डिफरेंट भी नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा बैलेंस जो है यूनिटी और वैरायटी के बीच में होना चाहिए। इसके मेथड्स हैं पर्सपेक्टिव, डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स जो है पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूएशन होना चाहिए। रेपिटेशन अगर हो रहा है तो उसको कई बार जो है उसी सेम चीज़ को कॉपी करके भी रिपीट कर सकते हैं। रिदम होना चाहिए, और इसके अलावा आल्टरिंग द बेसिक थीम, अगर बेसिक थीम को हम अल्टर करेंगे तो यूनिटी जो है प्रोवाइड करता है, और इसके साथ इंटरेस्ट भी जो है अलाइव रहता है।
ऑडियंस का। सिमिलरिटी और कंट्रास्ट की अगर हम बात करें तो सिमिलर एनवायरनमेंट और कंट्रास्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जो है आपका जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं उसमें काफ़ी मदद मिलती है और पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, टोन है, कलर, साइज, स्पेस, पोजीशन, फॉर्म, डायरेक्शन, स्ट्रक्चर, साइज, टेक्सचर, डेंसिटी, ग्रेविटी, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है आप इनको बना सकते हैं। अभी डोमिनेंस या एम्फेसिस की बात करें तो डोमिनेंस जो है कंट्रास्टिंग साइज, पोजीशनिंग, कलर, स्टाइल और शेप से जो है तैयार की जाती है। कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी जब बनाई जाती है तो उसको उसके कैमरा के एंगल को, उसके बाद ऑब्जेक्ट की फ्रेमिंग को लेकर के और उसको किस जगह पे कैसे रखना है, बैकग्राउंड कैसे होगा, तो इससे जो है आपका काफ़ी इस पे फ़र्क पड़ता है। पैटर्न जो है अगर हम बात करें तो नो ह्यूमन आई जो होती है वो अलग-अलग पैटर्न्स को नोटिस करने के लिए प्रोग्राम्ड होती है। तो पैटर्न्स जो है एक पैटर्न को जिसको जो है अगर आपकी ह्यूमन आई अगर उसको अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर लेती है और रियलाइज़ कर लेती है तो फिर आपको उस पैटर्न को यूज़ करके और अपनी जो है विजुअल कम्युनिकेशन को अगर आप डेवलप करेंगे तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी तरह रिपीटेशन, चीज़ों को रिपीट बार बार करने से भी जो है बहुत फ़ायदा होता है। मूवमेंट मूवमेंट जो है जो आर्ट वर्क होता है उसके थ्रू जो मूवमेंट दिखाते हैं तो वो जो है काफ़ी अच्छे से लोगों को समझ में आ जाते हैं। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस जो है पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के स्पेस में डिवाइड होता है। इसमें बहुत एसेंशियल कंपोनेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं और एक बैलेंस जो है बनाने का भी काम करता है, इसलिए स्पेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसी तरह बैलेंस की अगर हम बात करें तो बैलेंस जो है सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हैं उसमें बैलेंस मोस्ट ऑब्वियस वन है जो फोटोग्राफी में अप्लाई की जाती है। विजुअल वेट, एलिमेंट्स का कंपोजिशन, उसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बैलेंस का ज़रूरत होता है और इसको हमेशा जो है अप्लाई करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मोनोक्रोम। कलर प्रिंटिंग बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारी आइज़ को कैप्चर करता है, रीडर्स के अटेंशन को जो है ग्रैब करता है, कैप्चर करता है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग का फिर भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मोनोक्रोम प्रिंटिंग की प्रिंटिंग अभी भी जो है किंग माना जाता है इसको प्रिंटिंग का। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर हम बात करें तो लाइटनिंग स्पीड। मोनोक्रोम प्रिंटिंग जितनी स्पीड से आप जो है प्रिंट कर सकते हैं उतनी स्पीड से आप कलर प्रिंट्स को प्रिंट नहीं कर सकते हैं लेज़र प्रिंटर के थ्रू। इसके अलावा इसके कॉस्ट लोअर कॉस्ट, क्योंकि मोनोक्रोम प्रिंटिंग है तो इसमें कॉस्ट बहुत ही कम आता है। गोइंग ग्रीन, क्योंकि आप जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं करते हैं, टोनर कार्ट्रिजेज वगैरह तरह तरह की जो आती हैं उससे जो है, इसलिए हम गोइंग ग्रीन में भी काफ़ी मदद करता है। हाई क्वालिटी, मोनोक्रोम जो पिक्चर्स होते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं और उनको प्रिजर्व काफ़ी दिनों तक किया जा सकता है, इसलिए बोल सकते हैं कि जो है इनको बहुत ही हाई क्वालिटी बोला जा सकता है। अब इन ज्योमेट्रिक शेप्स और फॉर्म्स की अगर बात करें तो बहुत ही तरह से फॉर्म्स और शेप को कैटेगराइज किया जाता है। ये 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल दोनों तरह से जो है बनाए जा सकते हैं। 2 डायमेंशनल फॉर्म्स जो है उनके अंदर विड्थ और हाइट ओनली होता है और जब 3 डायमेंशनल वो हो जाते हैं तो उसमें विड्थ हाइट के साथ जो है डेप्थ भी आ जाता है। फॉर्म्स और शेप ऑर्गेनिक या ज्योमेट्रिक फॉर्म से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। ज्योमेट्रिक फॉर्म्स जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म वो होते हैं जो नेचुरल ऑकरिंग की तरह से इस्तेमाल होते हैं और जो ज्योमेट्रिक फॉर्म होते हैं वो नेम, रेगुलर शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, क्यूब, स्पेयर्स, कोन और अदर रेगुलर फॉर्म्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ आर्टिस्ट की हम बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस को यूज़ करके जो है उसको रिवर्स कर करके जो है कॉम्प्लेक्स इल्यूजन्स पैदा करते हैं। MC एशर के प्रिंट्स जो है पिक्चर गैलरी और सिमेट्री में जब उन्होंने बनाया था तो इंटरलॉकिंग इमेजेस की वजह से जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा परसेप्शन, बहुत अच्छा फोरग्राउंड बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके अपने पिक्चर्स में डाला था उन्होंने। और इसी तरह से जो है इल्यूजन्स को, पॉजिटिव निगेटिव इमेज को बहुत सारे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छी जो है ऊंचाइयों पर लेके गए और इसके ऊपर बहुत काम किया। इमेजेस को विद इन इमेजेस जो है हाइड करने का काम भी किया गया और इसमें जो है परसेप्शन का जो है बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने इस्तेमाल किया।
इंस्टिंक्ट का भी काफ़ी यूज किया, तो जिससे जो है इमेजेस जो है इमेज के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और अभी जो है इसका इतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ है कि आज हम जो है इमेजेस कितने अच्छे अच्छे जो है, मतलब लोगों की इमेजिनेशन से परे हैं, हम जो इमेजिनेशन करते हैं उससे भी अच्छी क्वालिटी की जो है आपको मूवीज़ वगैरह में और क्लिप्स में देखेंगे ऐसे ऐसे इमेजेस डेवलप करें। इस तरह से आप देखें अगर, तो विजुअल लिटरेसी को और विजुअल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा सहारा मिला है। दोस्तों इसी की तरह इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।